رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. मान्य सभापति महोदय जी पधार रहे हैं. Honorable Education Minister Mr. Abhishek Irani, please introduce the Education Reform Bill. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के अलग अलग प्रांतों से चयनित सम्मानित सांसदगण, राज्यसभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज की सम्मानित सभा में सरकार के माध्यम से पेश किए जाने वाले जिस बिल का अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया गया है, उसे हम एजुकेशन रिफॉर्म बिल यानी शिक्षा सुधार बिल कह सकते हैं. हमारी पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं, अगर आप उन पर गौर करें तो मैं संक्षेप में बस इतना कहना चाहूँगा, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सालों से जुड़े हुए लोग बैठे हैं. आप महसूस करेंगे कि इन पुस्तकों में जीवन मूल्यों की कमी है, असभ्य और अपशब्द भाषा का प्रयोग है, दूसरी भाषाओं की मिलावट है और शिक्षा और जीवन के लक्ष्य में असमानता है. तो जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है कि इस बिल का मकसद हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है. इस अवसर पर मैं आप तमाम लोगों के सामने बहुत संक्षेप में बिल पेश करना चाहूँगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है. एजुकेशनलिस्ट जो जानते हैं कि हर 5 साल में नॉलेज दुगनी हो जाएगी, इसलिए शिक्षा प्रणाली से आउटडेटेड कंटेंट को निकालकर उसे अपडेट करते रहने की जरूरत है. इसलिए बच्चों को टारगेटलेस और आउटडेटेड नॉलेज से बचाना चाहिए. करिकुलम में अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स नहीं होने चाहिए. भाषा के सब्जेक्ट में दूसरी जबानों की मिलावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि एजुकेशन ऐसा हो जो बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर और सिविल सेंस डेवलप करें. ऐसे ही देश की परंपराएं कमजोर हो रही है, जिसके नतीजे में निर्भया जैसे मामले वजूद में आ रहे हैं. इसलिए देश की शिक्षा को स्पिरिचुअल वैल्यूज अर्थात आध्यात्म से भी जोड़ने की जरूरत है. इसलिए हमारी पूरी शिक्षा के ढांचे को वो रूप देने की आवश्यकता है जो देश के हर बालक को लक्ष्य दे, सभ्य बनाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ अपने पूर्वजों के योगदान और ज्ञान की जानकारी दे. इससे देश प्रेम की भावना के साथ साथ बच्चों में देश प्रेम की भावना के साथ साथ आत्मबल जागृत होगा. इसलिए हमारी पूरी शिक्षा को शिक्षा सुधार विधेयक बेहद जरूरी है. मुझे उम्मीद है कि सारी राजनीतिक पार्टियां देश हित व राष्ट्र हित में इस बिल का समर्थन करेंगी. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. Next speaker Mr. Vishnu Mathur. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं शिक्षा मंत्री जी से पूरी तरह सहमत हूं और यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा जो भी हो उसमें समृद्धि और संस्कृति दोनों का तालमेल होना चाहिए. यूनेस्को का कहना है, The education of each and every country should be rooted to its culture and it should be added to its growth. इसी तरह यह भी बहुत आवश्यक है कि शिक्षा में सभ्यता और शिष्टता होनी चाहिए. अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज और असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और साथ ही भाषा के सब्जेक्ट में मिलावट नहीं होना चाहिए. उदाहरण के तौर पर एनसीईआरटी के बुक में अगर आप 1 से लेकर 12 तक की हिंदी भाषा की किताबों में गौर करें तो पाएंगे 180 शब्द अंग्रेजी के, 172 शब्द उर्दू के, 7 शेर फारसी के और एक कविता अंग्रेजी की भी मौजूद है और साथ साथ उसमें गाली गलौज है, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग है. हालांकि भाषा शिष्टता और सभ्यता सिखाती है. इसीलिए यह विधेयक देश के लिए बहुत जरूरी है. धन्यवाद. Next speaker स्वामी लक्ष्मणन जी. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, निर्भया जैसे कांड ये दर्शाते हैं कि इस देश में अध्यात्म की कितनी कमी हो रही है. इसलिए हमारे देश की परंपरा और प्राचीन संस्कृति जिसमें महिलाओं को देवी माना गया है, उसका आधुनिकीकरण करने की जरूरत है. मेरा मतलब यह है कि शिक्षा को अध्यात्म से भी जोड़ने की जरूरत है. वो अध्यात्म जो मनुष्य को नर सेवा और नारायण सेवा सिखाता है. हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं को. धन्यवाद. Next speaker Mr. धनंजय सिंह. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने शिक्षा सुधार बिल के नाम से जो विधेयक पेश किया है और शिक्षा में तब्दीली क्यों जरूरी है, इसके संदर्भ में जो बातें पेश की हैं, उनके बारे में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सालों से जुड़े रहने के नाते मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि किसी भी आइडियल करिकुलम में एजुकेशन की पॉलिसी बनाने वालों को ये तमाम वैल्यूज एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स में पैदा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए. लेकिन इस अवसर पर मैं कुछ बातों पर क्लैरिफिकेशन चाहूंगा. शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि एजुकेशन दिशाहीन नहीं होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन की दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर हम सबको ठहर कर सोचने की जरूरत है. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक भारतीय समाज
जो विभिन्न धर्म और इकाइयों से मिलकर बनता है, उसका एक सदस्य होने के नाते मेरा मानना यह है कि एजुकेशन की दिशा ऐसी होनी चाहिए जो सभी धर्मों, इकाइयों के फेथ्स, उनके मान्यता और परंपराओं का आदर करते हुए देश की तरक्की में अपना योगदान दे, उसकी प्रैक्टिकल गाइडेंस करे। अगर कोई एजुकेशन सिस्टम समाज को टॉलरेंस, खुले दिलो दिमाग, साइंटिफिक टेम्पर बेस जैसी सोच का आदमी बनाता है तो ऐसी शिक्षा दिशाविहीन नहीं कहलाएगी। क्या हमारे देश के शिक्षा मंत्री महोदय इसी दिशा की बात कर रहे हैं? अगर आप एजुकेशन सिस्टम के थ्रू देश को इसी दिशा में ले जाना चाहते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपका भरपूर समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर राकेश जैन। ऑनरेबल चेयरमैन, सिलेबस में असभ्य, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों के प्रयोग के बारे में जो बात कही गई उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन जिस सभ्य जुबान का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल रामजादा, हरामजादा, औरतें धर्म की हिफाजत के लिए 4 या 10 बच्चे पैदा करें, हमारे खिलाफ कुछ भी कहने वाले फनकार और साहित्यकार लोग देश छोड़ दे और बीफ खाने वाले लोग पाकिस्तान चले जाए। उससे तो साफ तौर पर लगता है कि शिक्षा सुधार बिल का प्रयोग सबसे पहले इन्हीं लोगों पर करने की जरूरत है और जिन जिन पाठशालाओं और विद्यालयों से ये लोग पढ़कर आए हैं उन्हीं में सबसे पहले इस बिल को लागू करने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या आजम खान और ओवैसी भाइयों की भाषा सुनाई नहीं देती? ये तुष्टिकरण की राजनीति है, ये तुष्टिकरण की राजनीति है। अध्यक्ष महोदय, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। भाई, आपके बोलने पर बैठ जाइए। हमने शिक्षा मंत्री महोदय का भी देखा था, प्लीज बैठ जाइए आप लोग। प्लीज साइलेंट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर जोसेफ डिसूजा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनेस्को का कोटेशन नकल किया गया जिसमें हर देश की शिक्षा को उसकी तरक्की और कल्चर से जोड़ने की बात कही। तो जहां तक इस बात का सवाल है कि एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट में देश की तरक्की में योगदान की भावना पैदा होनी चाहिए, इससे भी हम सहमत हैं। जहां तक एजुकेशन को संस्कृति और अध्यात्म से जोड़ने का सवाल है तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश की आत्मा में, हमारे देश के संविधान में सर्वधर्म संभाव, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कही गई और जिस तरह देश की संस्कृति में गीता, रामायण और महाभारत का हिस्सा है, इसी तरह हजरत मोहम्मद, गुरु नानक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गौतम बुद्ध, कुरान, बाइबल और दूसरे धर्मों की अच्छी बातों के योगदान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या हमारे देश के शिक्षा मंत्री महोदय देश के भविष्य का हिस्सा इसी तरह की मिली जुली संस्कृति जिसको हम भारतीय गंगा जमनी कल्चर का नाम देते हैं, इससे जोड़ना चाहते हैं, या इनके नजदीक संस्कृत वही है जिसको ब्राह्मणों की मनुस्मृति और पुराण जैसी किताबें पेश करती हैं? दिस इज नॉट फेयर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर प्रकाश डी पय्यर। ऑनरेबल चेयरमैन, साइंटिफिक टेम्पर की बुनियाद क्या है? क्या वो मेथड ऑफ थिंकिंग जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अब तक के हजारों साल के तजर्बों और तथ्यों पर आधारित है, या वो काल्पनिक कथा है जिसकी शिक्षा आजकल एक विशेष विचारधारा को पूरे देश में लागू करने वाले स्कूलों और पाठशालाओं में दी जा रही है, जिसमें ये पढ़ाया जा रहा है कि हमारे यहाँ मिसाइल, एरोप्लेन, अंग प्रत्यारोपण का आविष्कार पहले ही हो गया था, जिसको हमारे पुराणों में पुष्पक विमान, ब्रह्मास्त्र, गणेश जी के अंग में हाथी के सर को फिट करने की शक्ल में बताया गया है। मेरा मानना है कि इन काल्पनिक कथाओं को इस मॉडर्न दौर में साइंटिफिक कहना बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर विवेक श्रीवास्तव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भाषा को शुद्ध होना चाहिए, इसमें किसी दूसरी भाषा की मिलावट नहीं होनी चाहिए। हिंदी भाषा के एक अध्यापक होने के नाते इस बारे में आपसे कहना चाहूंगा कि अलग अलग धर्मों, विचारधाराओं और अलग अलग बोली बोलने वाले 125 करोड़ वासियों के इस देश में व्यवहारिक तौर पर नामुमकिन सा दिखाई देता है। खुद अभी बिल पेश करते समय स्पीच में दूसरी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और कुछ लोगों ने गुस्से में आकर उर्दू का एक शेर भी पढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, हकीकत यही है कि जब भी किसी भी समाज में अलग अलग धर्मों, विचारधाराओं, तौर तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं तो वो कुदरती तौर पर एक दूसरे की सोच, खाने पीने के तौर तरीकों, चाल ढाल, बोली बानी से प्रभावित होते हैं। दूसरी बात यह है कि भाषा के अध्यापक होने के नाते मेरा मानना है कि जो भाषा जितनी ज्यादा उदार होती है वो उतनी ही व्यापक और लंबे समय तक जिंदा रहती है। शायद यही वजह है कि अंग्रेजी जैसी भाषा जिसे आज दुनिया के बहुत बड़े इलाके में बोला और समझा जाता है, इसमें भी दूसरी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरबी के अर्थ को इंग्लिश में अर्थ कहना, फारसी के फिरदौस को पैराडाइज कहना और इस जैसी दूसरी दसियों जबानों के शब्द बोले और लिखे जाते हैं। खुद हिंदी जो इस वक्त देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है, न जाने कितने मरहलों से गुजरकर
इस स्टेज तक पहुंचिए, तो भाषाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन जमाने के हिसाब से चलता रहता है और उनमें एवोल्यूशन जारी रहता है। और जाहिर है ये देश का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्लासरूम में अध्यापकगण हिंदी ही नहीं बल्कि भाषा के किसी भी सब्जेक्ट में विद्यार्थियों को भरपूर नॉलेज दे सकते हैं और उन्हें देना चाहिए। लैंग्वेज की क्लास में इसी जबान में बच्चों को आपस में बोलने और गुफ्तगू करने का पाबंद बनाया जा सकता है, एंड दिस इज द क्लासरूम मैटर। लेकिन क्या सारे देशवासियों को व्यवहारिक तौर पर एक ही भाषा और भी शुद्ध भाषा में बोलने और आपस में गुफ्तगू करने का पाबंद बनाया जा सकता है? मेरा ख्याल है दिस इज नॉन प्रैक्टिकल। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर स्वामी भावेश जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 16 दिसंबर 2014 को पेश आने वाले दर्दनाक हादसे के बारे में बस इतना कहना चाहूंगा कि जब तक मनोरंजन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ लोगों को समाज में नग्नता अश्लीलता फैलाने की इजाजत सरकार के नाक के नीचे दी जाती रहेगी, तब तक हम और आप सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हम सबको राष्ट्रीय स्तर पर सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। देश हित में मनोरंजन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक लिमिट तय करने की जरूरत है और समाज में इस किस्म की चीजों को बढ़ावा देने वालों से सख्ती से पेश आने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि अपने विद्यार्थियों के अंदर नर सेवा और नारायण सेवा की भावना को जगाने के लिए हमें सारे धर्मों की अच्छी बातों का आदर करना चाहिए। जो लोग अपने अपने स्तर पर इस तरह की कोशिशों में लगे हुए हैं उनकी सराहना करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मुझे इस बात पर यकीन है कि अगर लोग धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करें और उसे अपने राजनीतिक फायदे के तौर पर ना इस्तेमाल करें तो निर्भया जैसी घटनाएं वजूद में नहीं आएंगी। इसलिए हमारे देश के लिए वही सेकुलर शिक्षा प्रणाली कामयाब हो सकती है जिसमें वैल्यूज भी हो और अपने धर्म के पालन के साथ साथ दूसरे धर्मों का आदर भी। इसी से देश में सामाजिक सद्भाव भी पैदा होगा और देश तरक्की भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर दिनेश सोलंकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ये बात सामने आई कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली सेकुलर होनी चाहिए। क्या बात है कि हमारे देश में सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म पे डिबेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। पहली बात तो ये कि चाहे गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो या योग, ये हजारों वर्षों से हमारे देश की संप्रदा और संपत्ति है और विश्व में लोग इसे अपनाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बात सामने आई कि अगर धर्म से कोई अच्छी बात मिलती है, इंसान अच्छा हो जाए, जो शिक्षा का एक मूल सिद्धांत है, तो उसमें दिक्कत क्या है? आज अगर देश में एक उदाहरण के तहत महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, कानून तो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ये तो समाज ही को चिंतन करना पड़ेगा। समाज में कहीं ना कहीं जो मोरल स्टैंडर्ड है वो घट रहे हैं। आखिरी बात है कि क्या अब हमारे यहाँ पर सेकुलरिज्म इसी बात पर आकर जाएगा? यदि प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं तो प्रश्न उठेगा कि उन्होंने इफ्तार क्यों नहीं किया। क्या किसी के मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जाने में प्रश्न उठेंगे? धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर नागार्जुन खड़गे। अध्यक्ष महोदय, आज यहाँ मंदिर और मस्जिद की बात नहीं हो रही है। मुझे बस इतना बता दिया जाए कि पुष्पक विमान की थ्योरी पर यकीन किया जा सकता है। क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि महाभारत काल में स्टेम सेल सर्च विख्यात था? धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर महंत योगनाथ। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। जहां धर्म की बात आती है वहां संभल कर चलना चाहिए। क्या साइंटिफिक टेम्पर के आधार पर क्या अब हम राम जी थे, नहीं थे, कृष्ण जी थे या कब थे, क्या हजरत मोहम्मद जी से गैब्रियल ने बात की थी या नहीं, या हम वर्जिन मैरी की बात करें, ये सब आस्था के विषय है। इन्हें राजनीतिक चर्चा से दूर रखना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर दिलदार हुसैन। जनाब चेयरमैन साहब, पुष्पक विमान के विषय पर चर्चा एक अलग हो सकती है, लेकिन रामायण से मूल जिंदगी की एक शैली की जो सीख मिल सकती है वो एक अलग विषय है। हो सकता है कि गीता के कुछ प्रसंग इंटरनेशनल न लागू हो, लेकिन बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जिसे लोग सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं। योग और मेडिटेशन को लेकर भी शिकागो यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है। तो बाय द वे, सूर्य नमस्कार अगर हमारे देश में हो तो हम कहने लगे कि भगुआ करण हो रहा है। यह भगुआ या किसी और रंग का करण नहीं है। जो चीजें स्वास्थ्य को बढ़ाए, मानसिकता को तंदुरुस्त बनाए, तो इसे लेकर हम डिबेट क्यों करें? थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर सलाउद्दीन इदरीसी। जनाब चेयरमैन साहब, कुरान और बाइबल पर भी विश्व भर में रिसर्च हो रहा है। इनकी बात क्यों नहीं की जाती?
क्यों देश भर के सारे स्कूलों में सिर्फ गीता और रामायण को ही सिलेबस में शामिल करने की बात की जा रही है? क्या इनके अलावा दूसरे ग्रंथों में जीवन शैली की सीख नहीं? क्या इन किताबों में मोरल वैल्यूज नहीं? आप आर्टिकल नंबर 15, 29 और 30 को पढ़ लीजिए। यानी सरकार का कोई खास धर्म नहीं होगा, फिर भी सरकारी मिशनरी को भिन्नता वाले 125 करोड़ भारतीयों के इस देश में वैदिक और ब्राह्मण कल्चर को लागू करने के लिए सरकारी सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? जनाब चेयरमैन साहब, आप मुझे बताइए कि सरकारी खजाने में दूसरे धर्मों के लोग टैक्स अदा नहीं करते? कि सरकारी स्कूलों में दूसरे धर्मों के बच्चे नहीं पढ़ते? अध्यक्ष महोदय, इनसे कह दीजिए कि ये बैठ जाए। ये हमेशा गंदी राजनीति की बातें करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। इनसे कह दीजिए कि ये बैठ जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी राजनीति और तुम्हारी देशभक्ति को तो सारा हिंदुस्तान जानता है। आप बैठ जाए। बैठ जाए, बैठ जाओ। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, आप बैठ जाओ। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, बैठ जाओ। चेयरमैन साहब, मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि आप गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों, उदाहरण के तौर पर गुरुकुलों में, मदरसों में अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने अपने बच्चों को संस्कृति और संस्कार दीजिए। कौन मना करता है? लेकिन अगर आप आम जनता के खून पसीने की कमाई को एक विशेष धर्म और कल्चर को हाईलाइट करने में खर्च करेंगे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर देशवासी आपसे सवाल करेगा। अगर मोरल एजुकेशन देना ही है तो सारे धर्मों के मूल तत्व और अच्छी बातों को सिलेबस में शामिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर एस.एच. राजपूत। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, माफी चाहूंगा, सब धर्मों के मूल तत्वों को सिलेबस में शामिल करने की बात से याद आया। ऑल द सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2002 को कहा था, ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एवरी रिलीजन. इट इज मस्ट फॉर सोशल गुडविल. It should have been done about 50 years ago. They must know the similarities among all the religions and learn to respect them wherever there are discrepancies. It is very necessary for our social goodwill and brotherhood. It is also very necessary for the country. कि देश के विद्यार्थियों को सब धर्मों के मूल तत्वों से परिचित कराना चाहिए। ये सामाजिक सद्भाव के लिए बेहद जरूरी है और ये काम 50 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। वो समानताओं को जाने और जहाँ जहाँ भिन्नता है उसका आदर करना सीखे। ये हमारे सामाजिक सद्भाव के लिए और भाईचारे के लिए बेहद आवश्यक है, देश के लिए बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर आकाश अंबेडकर। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी ये बात आई कि योग और सूर्य नमस्कार में हेल्थ का पहलू है। बिल्कुल, योग और सूर्य नमस्कार में हेल्थ का पहलू होने के साथ साथ ये चीजें पूजा पद्धति भी है और ये बात मैं आपको वेदों के हवाले से भी साबित कर सकता हूँ। देश की बहुत सारी इकाइयां एक ईश्वरवाद में यकीन रखती है, मूर्ति पूजा और उसकी सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शक्लों से परहेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मुसलमान लोग हजरत मोहम्मद के भरपूर रिस्पेक्ट के बावजूद उनको पैगंबर और ईश्वर का दूत ही मानते, उनको भगवान नहीं मानते, उनके सामने झुकते नहीं है। सर, अगर ये सिर्फ हेल्थ के विषय है तो इन्हें चॉइस बेस्ड होना चाहिए और जो लोग ये ना करें उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे योगाचार्यों का कहना है कि नमाज में बहुत सारे योग के आसन पाए जाते हैं। तो जिस तरह योग और सूर्य नमस्कार को सरकारी तौर पर प्रमोट किया गया है, कि उसी तरह नमाज को भी प्रमोट करेंगे? क्या योगा डे की तरह नमाज डे भी मनाएंगे? थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर दयालु प्रसाद यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट, और हम तो कहते हैं कि संस्कृति और संस्कार सिर्फ मखौटा है, मखौटा। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जब जरूरत होती है तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त सिर्फ अपना विकास और सबका विनाश करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग संस्कृति और सभ्यता की बातें करते हैं, अखबारों और न्यूज में देख के कैसे कैसे संस्कार की भाषा बोल रहे हैं, बात करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मौलाना अनीसुर रहमान अब्बास नुमानी। से पूरी तरह एग्री करता हूं कि मुल्क में हमारे जो निज़ाम तालीम और एजुकेशन सिस्टम चले वो साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करे और मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज भी। जो हमारा यंग जनरेशन है, कमिंग बच्चे और बच्चियां हैं, उनके अंदर इनकलकेट करे। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं
लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इन मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को इनकलकेट करने के नाम पर किसी विशेष धर्म, फॉर एग्जाम्पल वैदिक धर्म लागू हो, ब्राह्मणी संस्कृति को लागू किया जाए। ये ऐसा देश है कि उसको कबूल नहीं करेगा, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे देश की असली मेजोरिटी भी, हमारा बहुजन समाज भी उसको कबूल नहीं करेगा। बल्कि अगर जबरदस्ती ब्राह्मणी संस्कृति को लागू करने की कोशिश की गई तो हमारे देश में एक जबरदस्त फूट पड़ जाएगी। इसलिए इससे बहुत अवॉइड किया जाए। जो कॉमन ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सबको मान्य है, उनको जरूर बच्चों के अंदर उतारे, लेकिन हमसे जाने अनजाने में गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत रिस्पेक्टफुल ये बात को कहना चाहता हूं कि गलती नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं, मैं किसी पार्टी से चुनकर नहीं आया हूं, मैं राज्यसभा का मेंबर हूं और आपने मुझे एजुकेशन पर जो मेरा वर्क है, साइंस पर जो मेरा काम है, या साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिज्म को जो मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप जानते हैं मेरी जिंदगी का यही मिशन है जिसकी वजह से मुझे राज्यसभा में आपके साथ यहां पर बैठने का मौका मिला है। मैं सरकार की बेंच पर बैठे हुए अपने तमाम दोस्तों और अपोजिशन की बेंच पर बैठे हुए अपने तमाम दोस्तों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के लिए तालीमी निजाम को ऐसा बनाइए जो देश को जोड़े, देश को तोड़े नहीं। और सिर्फ अगर साइंस और टेक्नोलॉजी से काम चलता होता तो अमेरिका और यूरोप एक आइडियल मुल्क बन चुके होते। इसलिए इस बात की जरूरत है और मैं समझता हूं कि एक्सपर्ट एजुकेशन इस लोगों का एक पैनल बना दिया जाए, और वो लोग जो बिल्कुल ही साइंटिफिक और सेक्युलर सोच रखते हो, जिनके दिल में सब मजहबों की अजमत हो, जो सब मजहबों का एहतराम करते हो, उनसे फायदा उठाएं, वरना ये एक नया इश्यू बन जाएगा। एजुकेशन पीछे रह जाएगा, पॉलिटिक्स आगे आ जाएगा। मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि एजुकेशन के मौजू पर पॉलिटिक्स न की जाए। ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है। हमें आगे चलकर कितनी ऐसी नस्लें तैयार करनी है। हम और आप नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हमारी और आपकी, हम सब की तमन्ना नहीं है कि हमारा मुल्क सारी दुनिया का लीडर बने? इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि एजुकेशन इस लोगों का एक पैनल बना दिया जाए और जिन जरूरी अमेंडमेंट्स को मिनिस्टर साहब ने अपने बिल में पेश किया है उन पर गौर करके उन्हें अगले सेशन में पास कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल पर बहस के लिए जो वक्त दिया गया था वो खत्म हो रहा है। आप सब लोगों ने काफ़ी कंस्ट्रक्टिव और हर पहलू से बात की है, मैं आप सबका आभारी हूँ। स्पेशली मौलाना साहब की बहुत बैलेंस और साइंटिफिक और लॉजिक से भरपूर इस बात से कि देश के फ्यूचर से जुड़े एजुकेशन जैसे अहम मुद्दे पर राजनीति न की जाए, बल्कि एजुकेशन को साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज से जोड़ा जाए। मैं एजुकेशन रिफॉर्म बिल की समीक्षा के लिए पैनल में एक मेंबर के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एजुकेशन फैकल्टी के डीन डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव को, इसी तरह ITI बेंगलोर के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर प्रकाश डी अय्यर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के आर्ट एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर SH राजपूत को चयनित करता हूं, जिसके चेयरमैन होंगे DOIR के प्रेसिडेंट मौलाना अनीसुर रहमान अब्बास नोमानी। आप सब लोग एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं और आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारे देश की पूरी शिक्षा प्रणाली का जायजा लेकर अगले सेशन में इस बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।